दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मैं हूं सुरेश, आप मुझे देख रहे हैं एसएससी जीके जीएस में। दोस्तों हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एसएससी, आरआरबी, ठीक है, आरआरबी के लिए खास तौर से इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी आरआरबी का एग्जाम होने वाला है आपका, आरआरसी ग्रुप डी का। तो ठीक है, तो ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन है एल्युमिनियम की सतह अक्सर एनोडाइज्ड होती है। इसका मतलब है एक परत का जमाव, यानी किसका जमाव होता है। ठीक है, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जो एल्युमिनियम की सतह की अक्सर जो एनोडाइज होती है वह किसका एक परत का जमाव होता है, यानी इस ऑप्शन चारों में से किसका एक जमाव होता है। ऑप्शन है आपके क्रोमियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो आंसर है भाई लोग, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 एल्युमिनियम ऑक्साइड का होता है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का होता है। इससे कुछ संबंधित पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहले समझ लेते हैं कि एनोडीकरण होता क्या है। एनोडीकरण क्या होता है? जो विद्युत रासायनिक प्रक्रिया एक सतह को सजावटी, टिकाऊ, संक्षारण प्रतिरोधी एनोडिक ऑक्साइड में फिनिश में परिवर्तन करता है, उसे क्या कहा जाता है? एनोडीकरण कहा जाता है। ठीक है, यह एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सतह एक इलेक्ट्रोलाइटिक से सेल का एनोड बनी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फाइबर को सेल्यूलोज पुनर्योजित फाइबर के रूप में भी जाना जाता है? यानी जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शंस में से निम्नलिखित में से कौन है जो फाइबर को सेल्यूलोज पुनर्योजित फाइबर के रूप में भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन क्या क्या है प्यारे दोस्तों? आपके ऑप्शन है प्लास्टिक, एक्रिलॉन, पॉलीमर, रेयान। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेयान हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेयान हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। रेयान को सेल्यूलोज पुनर्योजित फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। और आप जानते हैं कि यह प्राकृतिक संसाधनों से निर्मित होता है। यानी जो सेल्यूलोज होता है वह किससे मिलता है? लकड़ी के लुगदी से मिलता है, यानी जो पेड़ों के छाल होते हैं। ठीक है, जो पेड़ों के छाल होते हैं उनसे ये प्राप्त होता है। ठीक है, पेड़ से निकाले गए सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड और अन्य रसायनों के साथ मिश्रित किया जाता है ताकि रेयान फाइबर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्या आपको याद रखनी है? सेल्यूलोज कहाँ से प्राप्त होती है? सेल्यूलोज आपको प्राप्त होती है लकड़ी के लुगदियों से, यानी पेड़ों के जो छाल होते हैं उनसे ये प्राप्त होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, और इसको सेल्यूलोज पुनर्योजित फाइबर के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? रेयान को जाना जाता है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से कौन से मिश्र धातु में क्रोमियम शामिल होता है? क्या होता है? क्रोमियम शामिल होता है। यानी ऑप्शन है आपके 1 2 3 4। पहला है इस्पात, दूसरा है जंगरोधी इस्पात और तीसरा है मैग्नीशियम पीतल। तो पहले दोस्तों इसमें से जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जंगरोधी इस्पात होता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इस्पात, जिसको कार्बन इस्पात कहते हैं, लोहे और कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है? लोहे और कार्बन का बना होता है, जो जंगरोधी इस्पात का मुख्य घटक होता है। जंगरोधी इस्पात में मौजूद क्रोमियम की मात्रा कार्बन इस्पात से अलग होती है। याद रखिएगा, जंगरोधी इस्पात जो होता है, जो उसमें क्रोमियम होता है, वह कार्बन इस्पात से क्या होता है? अलग होती है, यानी उसकी मात्रा क्या होती है? अलग होती है। जो इस जंग के लिए प्रतिरोधी बनाने के लिए क्या करता है? जैसे जंग से, यानी जो लोहा होता है, यानी जो आपका इस्पात होता है, उसको जंग से प्रतिरोधी बनाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जंगरोधी इस्पात को आइनॉक्स इस्पात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइनॉक्स इस्पात कहा जाता है। आइनॉक्स लोहे, निकल और न्यूनतम 10.5% क्रोमियम का एक इस्पात मिश्र धातु होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जंगरोधी इस्पात इसके संक्षारण प्रतिरोध के लिए प्रसिद्ध है और इसका उपयोग क्या होता है? व्यापक रूप से कई अन्य अनुप्रयोगों में भी खाद्य धारण और छुरी कांटा बनाने के लिए किया जाता है। खाद्य धारण मतलब समझ जो चाकू होता है, ये सब होते हैं। ठीक है, छुरी कांटा बनाने के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे चम्मच हो गया आपका। ठीक है, सूचना आप थोड़ा सा समझ लीजिए। मिश्र धातु 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक साथ कम से कम एक धातु को पिघलाकर बनाया गया पदार्थ होता है। क्या होता है मिश्र धातु? 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक साथ कम से कम एक धातु को पिघलाकर बनाया गया पदार्थ होता है। ठीक है, मिश्र धातु का नाम इधर देख लेते हैं और इधर हम लोग देख लेते हैं निम्न का बना किसका बना हुआ है। तो पीतल किसका बना है? पीतल बना है तांबा और जिंक का। ठीक है, पीतल किसका बना होता है? तांबा और जिंक का बना होता है। कांसा किसका बना होता है? कांसा बना होता है तांबा और टीन का बना होता है।
ठीक है। और जंग रोधी इस्पात किसका बना होता है? ये लोहा, क्रोमियम, निकल और कार्बन का बना होता है। लोहा, क्रोमियम, निकल और कार्बन का बना होता है। जर्मन चांदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मन चांदी किसका बना होता है? ये बना होता है तांबा, जिंक और निकल का बना होता है। ठीक है। और निकल इस्पात जो होता है वो किसका बना होता है? ये बना होता है लोहा और निकल का बना होता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका कि सीमेंट, बजरी, मोटी रेत और पानी के मिश्रण को क्या कहा जाता है? आप समझिए कि सीमेंट, आप घर अपना बनाते हुए देखेंगे, आपके आसपास जो घर बनते हैं उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? सीमेंट प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या होता है? बजरी, जिसको गिट्टी भी कहते हैं, और मोटी रेत। मोटी रेत का मतलब जो लाल बालू होती है। ठीक है। तो ये क्या होता है? इससे क्या बनाते हैं? इसको कंक्रीट बनाते हैं। क्या होता है? कंक्रीट बनता है इससे। ठीक है। और भी चीज़ें देख लेते हैं इससे पॉइंट वाइज कुछ चीज़ों को। सीमेंट सॉरी सीमेंट, बजरी, मोटी रेत और पानी के मिश्रण को कंक्रीट कहा जाता है। अभी मैंने बताया आपको। मोर्टार क्या होता है? मोर्टार होता है रेत और सीमेंट से बना होता है, यानी सिर्फ रेत और सीमेंट को मिला जाता है तो क्या होता है? मोर्टार होता है। गारा क्या होता है? गारा होता है सीमेंट या कोयले का जो मिश्रण होता है, खाद और पानी से जो बना होता है। कभी कभी आप गांव में अगर रहते हो तो जो मिट्टी और पानी का जो मिश्रण बनाते हैं और उससे लेप लगाते हैं, उसको भी क्या कहते हैं? गारा कहते हैं। यानी ये अर्ध तरल पदार्थ होता है। ठीक है। क्या होता है? अर्ध तरल मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? ऑप्शन क्या है आपका? लोहा, एल्युमिनियम, चांदी, जस्ता। तो जो बॉक्साइट होता है वह किसका मिश्रण होता है भाई? तो जो बॉक्साइट होता है प्यारे दोस्तों, वो मिश्रण होता है ऑप्शन नंबर 2 का, यानी एल्युमिनियम का। ठीक है। इसे समझिए, कोई पॉइंट देखते हैं। जो बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र होता है वह होता है Al2O3 × 2H2O। ठीक है। और जो ये किसके साथ? एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है। ठीक है। किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। यह है ना Al2, तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। इसलिए विकल्प क्या होना चाहिए? इसका 2 सही है आपका। यह एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। अयस्क प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और पाए जाने वाला खनिज या पत्थर है जिसे धातु को निकाला जाता है। ठीक है। अयस्क क्या होता है? यानी प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिनसे कि हम लोग अयस्क से धातुएं निकालते हैं। तो समझ लेते हैं एल्युमिनियम किससे किससे निकाला जाता है। एल्युमिनियम निकाला जाता है बॉक्साइट से, क्रायोलाइट से, कोरंडम और फेल्डस्पार से। लोहा किससे निकाला जाता है? हेमेटाइट से, मैग्नेटाइट से, लिमोनाइट से, लोह उल्का से। चांदी किससे निकाला जाता है? हार्न सिल्वर से, रूबी सिल्वर से, सिल्वेनाइट से। अगला है कि जस्ता किससे निकालते हैं? जस्ता निकालते हैं कोलेमाइन, स्फेलेराइट, जिंक ब्लेड से। अगला है कोबाल्ट। कोबाल्ट किससे निकालते हैं? इस्माइलिट से निकालते हैं, कोबालाइट से निकालते हैं, कोबाल्टाइट से निकालते हैं, एरिथ्राइट से निकालते हैं कोबाल्ट को। मैग्नीशियम को मैग्नेसाइट से निकाला जाता है, डोलोमाइट से निकाला जाता है और कार्नेलाइट से निकाला जाता है। यानी ये इसके अयस्क होता है। यानी जो मैग्नीशियम होता है इन तीनों का अयस्क होता है, यानी इनसे भी निकाला जाता है। तांबा किसका किसका अयस्क होता है? ये होता है मैलाकाइट, क्यूप्राइट, तांबा पायराइट। ठीक है। इसे निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब पानी को 0 सेंटीग्रेड से गर्म किया जाता है तो इसकी आयतन क्या होती है भाई? आपके ऑप्शन दे रखे हैं। केवल बढ़ता है, घटकर 4 अंश सेंटीग्रेड हो जाता है, फिर बढ़ता है। अगला है हमेशा स्थिर रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो जो इसका आंसर होगा प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, घटकर 4 अंश सेंटीग्रेड हो जाता है और फिर क्या हो जाता है? बढ़ता है। इसे समझ कोई पॉइंट देख लेते हैं हम लोग ताकि क्लियर हो जाए आपको। जब पानी को 0 सेंटीग्रेड से गर्म किया जाता है तो इसका जो आयतन होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि इसका घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आयतन कम होगा, घनत्व बढ़ेगा जब इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म किया जाएगा तो। और यह प्रभाव तापमान के 4 अंश सेंटीग्रेड पर पहुंचने तक रहता है। यानी जो ये होता है, आयतन कम होता है और घनत्व बढ़ता है, यह कब तक रहेगा? जब तक 4 अंश सेंटीग्रेड तक पहुँच ना जाए। ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बर्फ का घनत्व 4 अंश सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। किसका घनत्व? बर्फ का घनत्व 4 अंश सेंटीग्रेड पर क्या होता है? अधिक होता है। याद रखिएगा, बर्फ का घनत्व कहाँ अधिक होता है? 4 अंश सेंटीग्रेड पर अधिक होता है। इस बिंदु के बाद बर्फ का घनत्व कम हो जाता है और इसका आयतन क्या हो जाता है? आयतन इसका बढ़ जाता है। ठीक है। यानी 4 अंश सेंटीग्रेड के बाद जो बर्फ का घनत्व है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है और इसका आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कोलाइड नहीं है? यानी कोलाइड नहीं है, कोलाइड मतलब कोलाइड विलयन नहीं है। तो ऑप्शन है आपका दूध, दही, मक्खन, बोरिक अम्ल। तो जो इसका आंसर हो जाएगा पहले दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है।
अब इससे संबंधित कुछ चीज़ों को हम लोग पॉइंट से देख लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या होता है कि एक कोलाइडल विलयन जो होता है एक ऐसा विलयन है जिसमें एक पदार्थ के सूक्ष्म रूप से फैलाए गए अघुलनशील कणों को दूसरे पदार्थ में प्रसुप्त कर दिया जाता है, दूसरे पदार्थ में क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। तो यह क्या होता है, कोलाइडी विलयन होता है। एक कोलाइड में प्रसुप्त कण यानी जो मिलाए गए कण होते हैं अपने आकार में 1 से 1000 नैनोमीटर तक हो सकते हैं। जॉन टिंडल एक आयरिश भौतिक विज्ञानी जिन्होंने टिंडल प्रभाव की खोज की जो कि इन्हीं विलयनों से संबंधित है। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या होता है उसको समझ लेते हैं। टिंडल प्रभाव यह कोलाइडल फैलाव में प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव है, लेकिन वास्तविक विलयन में प्रकाश नहीं दिखता है। प्रकाश कोलाइडल कणों से टकराता है और अपने सामान्य एक सीधी रेखा प्रक्षेप वक्र से विचलित यानी बिखरा हुआ हो जाता है। यह प्रभाव मुख्य रूप से निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि एक निश्चित मिश्रण एक वास्तविक विलयन है या एक कोलाइड है। अगला चलते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो विक्षेपण के माध्यम है और जो विक्षेपण का चरण होता है, कोलाइड का प्रकार कैसा होता है, और उदाहरण देख लेंगे। जैसे ठोस है, ठोस को ठोस से अगर हम करेंगे तो कैसा विलयन बनता है, ठोस विलयन बनता है। कोलाइड का जो प्रकार होता है वो ठोस विलयन का होता है, और इसका उदाहरण सबसे अच्छा क्या है, लाल सीसा है। ठीक है, और द्रव को ठोस से जब चेंज करेंगे आप तो क्या बनता है, ठोस पायसन बनता है जिसे जेल कहते हैं। जेल में क्या क्या आता है, जैसे मोती हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, मक्खन भी हो गया। ठीक है, क्या कहते हैं, द्रव से तो उसको बनाया जाता है। ठीक है, यानी दूध से पनीर बनता है। ठीक है, मोती भी आप जानते हैं, और ये मक्खन भी बनता है। ठीक है, अगला है, अब गैस से अगर ठोस में आप डायरेक्ट परिवर्तित करें, अगर गैस से ठोस में परिवर्तित करें तो क्या बनेगा, ठोस फोम बनेगा, जैसे लावा होता है। ठीक है, कैसा, लावा की तरह। अगला देखते हैं, ठोस से जब द्रव करते हैं तो क्या बनता है, विलयन बनता है। जैसे पेंट हो गया, मिट्टी यानी कीचड़ को जब आप घोलेंगे, मिट्टी को घोलेंगे तो कीचड़ बनता है, तो वो भी क्या होता है, द्रव में परिवर्तित होता है। और द्रव से द्रव जो होता है मेरे दोस्तों होता है पायसन। जो द्रव से द्रव की प्रक्रिया होती है वो पायसन की होती है, जैसे दूध होता है। ठीक है, और गैस से द्रव की प्रक्रिया को फोम कहते हैं। ठीक है, व्हिप्ड क्रीम जैसे जैसे क्रीम वगैरह होता है। ठीक है, और ठोस से गैस जब बनाते हैं तो क्या होता है, एरोसोल कहलाता है, जिसको धुआं हम कहते हैं। जैसे उसका उदाहरण क्या है, धुआं। एरोसोल को सबसे उदाहरण क्या है, सबसे अच्छा धुआं है। ठीक है, द्रव से गैस में चेंज तो क्या होता है, एरोसोल ही होता है, और इसको क्या कहते हैं, कोहरा और धुंध जो उदाहरण है इसका हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जर्मन चांदी का संयोजन क्या है। ऑप्शन है आपका तांबा जस्ता निकल, तांबा निकल, लौह कार्बन निकल, एल्युमिनियम तांबा। तो जो इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तांबा जस्ता निकल। ठीक है, यानी जो जर्मन चांदी होता है वो हमने अभी आपको पीछे अभी हमने आपको बताया है कि वो किसका किसका मिश्रण होता है, तांबा जस्ता और निकल का होता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। जर्मन सिल्वर में कापर कितना होता है, 60% होता है, जिंक कितना होता है, 20% होता है, और निकल कितना होता है, 20% होता है। इसका उपयोग दैनिक उपयोग के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हरे फलों के कृत्रिम पकने में इस्तेमाल होने वाली गैस कौन सी है, एथेन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन, नाइट्रोजन। तो मेरे दोस्तों जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन गैस या एथिलीन गैस जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है C2H2 होता है, इसका प्रयोग आमतौर पर कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किया जाता है। यानी यह एक तरह का क्या है, फलों को पकाने वाला एक एजेंट है, या आप इसको कह सकते हैं जो फलों को पकाने का काम करता है यह है। जब कैल्शियम कार्बाइड नमी के संपर्क में आता है, कौन, कैल्शियम कार्बाइड जब नमी के संपर्क में आता है तो यह एसिटिलीन गैस C2H2 जो प्राकृतिक पकने वाले फलों के रूप में यानी जो एजेंटों के रूप में होता है वह क्या होता है, C2H4 के प्रभाव के समान होता है। यानी C2H4 जो होता है यानी एथिलीन जो होता है यह प्राकृतिक रूप से होता है, और C2H2 जो एसिटिलीन होती है यह कृत्रिम रूप से होती है। एसिटिलीन पकाने की प्रक्रिया को तेज करता है, यानी किसको, फलों को पकाने की प्रक्रिया को क्या करता है, एसिटिलीन तेज कर देता है। फलों को पकाने वाले जो एजेंट होते हैं, यानी जो काम करते हैं फलों को पकाने का, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने और थोड़े समय के भीतर वांछित रंग और स्वाद के साथ फल प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। यानी इनका प्रयोग फलों को पकाने के साथ साथ उनके जो स्वाद होते हैं, जो रंग होते हैं, एकदम सेम टू सेम आकार में जैसे प्राकृतिक रूप से पकते हैं उस तरह का होता है। कैल्शियम कार्बाइड, एथेफान और एथिलीन का उपयोग कृत्रिम पकने वाले एजेंटों के रूप में किया जाता है।
और जो कैल्शियम कार्बाइड होता है प्यारे दोस्तों, वो क्या होता है, प्रकृति में क्षारीय होता है, यानी जो इसका प्रकृति होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि यस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। कैसे जाना जाता है, क्षारीय धातु, ठीक है, क्षारीय पृथ्वी धातु, हैलोजन, उत्कृष्ट गैसें। तो जो प्यारे दोस्तों इसका आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्षारीय धातु, ठीक है, क्या है, क्षारीय धातु होता है। अगला क्वेश्चन, सॉरी आगे चलते हैं, थोड़ी सी इसके पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। क्या है, यस ब्लॉक के पहले समूह के तत्वों को क्षारीय धातु के रूप में जाना जाता है। उनके बाहरी आवरण में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यह क्या होते हैं, काफी प्रतिक्रियाशील होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, आसानी से गैर धातुओं के साथ बंध बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। और एस ब्लॉक के दूसरे समूह के जो तत्व को कहते हैं क्षारीय पृथ्वी धातु, ठीक है, और इनके जो बाहरी आवरण में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बाहरी आवरण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और क्षारीय धातुओं की तुलना में क्या होते हैं, कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। हैलोजन समूह 17 तत्व हैं और इन्हें पी ब्लॉक में रखा गया है। जो हैलोजन समूह के 17 तत्व हैं उन्हें किस ब्लॉक में रखा गया है, पी ब्लॉक में रखा गया है। जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं समूह 18 के तत्व हैं और इन्हें पी ब्लॉक में रखा गया है। ये आवर्त सारणी में पाए गए सभी तत्वों के बीच कम से कम प्रतिक्रियाशील होते हैं और उनके पास एक स्थिर विन्यास होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, समुद्र के पानी में प्रचुरता में कौन सा पदार्थ उपस्थित होता है। जो समुद्र का पानी होता है उसमें कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा मिलता है, तो मिलता क्या क्या है, देखते हैं हम ऑप्शन में देख लेते हैं आपके क्या क्या है, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, सल्फर। तो पहले दोस्तों जो इसका आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्लोरीन सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में समुद्र में पाई जाती है, ठीक है। समुद्री जल में क्लोरीन सबसे प्रचुर मात्रा में मिलती है। आवर्त सारणी में फ्लोरीन और ब्रोमीन के बीच Cl परमाणु क्रमांक 17 दिखाई देता है। फिर दोस्तों जो क्लोरीन होता है कमरे के तापमान पर एक पीले रंग की गैस होती है, क्या होती है, कमरे के तापमान पर एक पीले रंग की गैस होती है। समुद्री जल में प्रति 1000 क्लोरीन के 18.98 भाग सोडियम का होता है, 10.56 भाग प्रति 1000 और मैग्नीशियम का होता है 1.27 भाग प्रति 1000 होता है। समुद्री जल में सबसे भरपूर तत्व कौन सा होता है, नमक होता है, ठीक है, नमक होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। जो मैग्नीशियम होता है पहले दोस्तों वो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 12 होता है। सोडियम जो Na होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। सल्फर जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है। आगे चलते हैं, घंटा धातु में यस्यन और डैश डैश होता है, यानी यस्यन के साथ साथ और कौन सा धातु होता है, ऑप्शन क्या है, Al, Zn, Cu, Ni। तो जो घंटा धातु पहले दोस्तों वो बनता है तीसरे वाले के साथ, यानी Sn के साथ साथ Cu भी होता है, ठीक है। इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, देखते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा सा पॉइंट समझते हैं इसका। बेल धातु एक कठोर मिश्र धातु होती है जिसका उपयोग घंटी और विभिन्न संगीत वाद्य यंत्र बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। यह 80% तांबा और 20% टीन, ठीक है, 80% तांबा और 20% टीन Sn से बना होता है, इसमें कुछ मात्रा में जस्ता और सीसा भी होता है। बेल मेटल अपनी प्रतिध्वनि और आकर्षण ध्वनि के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ अन्य महत्वपूर्ण मिश्र धातुओं को हम लोग देख लेते हैं। जर्मन में क्या क्या होता है, Cu + Zn + Ni। गन मेटल में क्या क्या होता है, Cu + Sn + Zn + Pb। जो मिलाप धातु होता है उसमें Pb + Sn होता है। और पीतल में क्या होता है, Cu + Zn होता है। और स्टेनलेस स्टील जो होता है वह Fe + Cr + Ni + C का मिश्रण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपधातु है, NSGAS, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा पहले दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 AS, जिसको आर्सेनियम कहते हैं, ठीक है। N क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। S क्या होता है, सल्फर होता है। Ga क्या होता है, गैलियम होता है। उपधातु में ऐसे तत्व हैं जिसमें धातु और गैर धातु दोनों के समान गुण होते हैं, ठीक है। जो उपधातु होते हैं, जो धातु और गैर धातु होते हैं, अधातु होते हैं, उनके गैर धातु होते हैं, उनके साथ क्या होता है, समान गुण का होता है इनके अंदर। और उनके कुछ गुणों में वे धातुओं के साथ और दूसरे गैर धातुओं के साथ समानता दिखाते हैं। अतः उन्हें धातुओं और गैर धातुओं के बीच रखा जाता है। वे किस ब्लॉक में रहते हैं, पी ब्लॉक के समूह 13, 14, 15, 16 और 17 में रखे जाते हैं, पाए जाते हैं। उपधातु में शामिल कौन कौन है, बोरान,
सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुमिनियम और पोलोनियम। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वस्थ भोजन करने वाले, अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ भोजन करने वाले स्वस्थ व्यक्ति के फर्श पर गिरी पेशाब की गंध मुख्य रूप से किस जीवाणु के अपघटन के कारण होती है? पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए अगर क्वेश्चन अच्छे हैं, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं ये परीक्षा में है और आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके कि स्वस्थ भोजन करने वाले स्वस्थ व्यक्ति के फर्श पर गिरी पेशाब की गंध मुख्य रूप से किस जीवाणु के अपघटन के कारण होती है? ऑप्शन क्या है? यूरिया से सल्फर डाइऑक्साइड, चीनी से कार्बन डाइऑक्साइड, लिपिड से मेथेन, अमोनिया से यूरिया। तो पहले दोस्तों जो इसका आंसर है अमोनिया से यूरिया में। इसे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। कुछ जीवाणु एंजाइम पैदा कर सकते हैं जो मूत्र में मौजूद यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से विघटित करते हैं। यूरेज क्या होता है? यूरेज वह एंजाइम होता है जो यूरिया को विघटित करता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।